नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक बड़ी खबर आ रही है। 2024 के चुनाव को लेकर अब बिगुल बज चुका है और पटना में जो 12 जून को बैठक थी विपक्षी नेताओं की, जो टल गई थी, उसके बाद मीडिया में कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्ष एकजुट हो ही नहीं सकता है। अब अपोजिशन के सारे बड़े नेता जो हैं वो 23 जून को पटना में मिलने जा रहे हैं। राहुल गांधी, खड़गे, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, ये वो तमाम बड़े नेता हैं जो एक मंच पर दिखेंगे 23 जून को पटना में। लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और उसके बाद जिस तरह से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो गई थी गांधी मैदान से, बिहार से 2024 में विपक्ष एकता हो सकती है। ललन सिंह और तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है, बताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, भाकपा महासचिव डी राजा, सीताराम येचुरी, माले के दीपांकर भट्टाचार्य शामिल होने जा रहे हैं इस बड़ी बैठक में। ये पीसी हुई है, वो मैं आपको सुना रहा हूं। तो ये बड़ी खबर है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि शरद पवार ने कहा है कि कर्नाटक के नतीजे के बाद साफ लग रहा है कि जनता का मूड बदल चुका है और बीजेपी के खिलाफ बड़ी लहर है। शरद पवार को बड़े राजनेता के तौर पे जाना जाता है, जो लंबे समय से राजनीति में हैं और जो राजनीति को भांप भी लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन मसला फंस रहा है कि ओवैसी जो एक बड़े नेता हैं, मायावती जी जो एक बड़ी नेता हैं, वो कहां जाएंगे। नवीन पटनायक लगभग साफ कर चुके हैं कि वो अपना पत्ता नहीं खोलेंगे। उसके बाद टीडीपी और जेडीएस के साथ पाले में, बीजेपी के पाले लाने में के लिए, जैसे तमिलनाडु से टीडीपी, माफ कीजिएगा, आंध्रा से टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, और जेडीएस जो देवगौड़ा की पार्टी है उसको बीजेपी अपने पाले में लाना चाहती है। मीटिंग हो चुकी है। अगर उनको छोड़ भी दे तो नवीन पटनायक ने अपना क्लियर स्टैंड नहीं किया। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जो भी नवीन पटनायक हो या जगन मोहन रेड्डी हो, अगर ये दोनों खुलकर बीजेपी की बात करेंगे या नवीन पटनायक, तो मुस्लिम और दलित वोट इससे तेजी से भड़केगा। क्योंकि पैन इंडिया दो ऐसी कम्युनिटी है इस देश में जो एकजुट होती है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी हो या फिर मुस्लिम कम्युनिटी हो, ये दोनों का वोट का नुकसान होगा। वहीं आपको बता दें कि ओबीसी के नाम पर प्रधानमंत्री आए थे नीतीश कुमार, ओबीसी के बड़े फैक्टर हैं। वही खड़गे दलित समाज से आते हैं। हो सकता है कि 2024 के प्रधानमंत्री पद के लिए खड़गे या नीतीश कुमार, ये दो बड़े चेहरे हो सकते हैं प्रधानमंत्री की रेस में। सवाल है कि मायावती जी के पास अभी बहुत समय है, वो क्या करने जा रही हैं, ये सब कुछ तय करेगा। 3 विधानसभा राज्यों का चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहता है, इस पर भी असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की जो बढ़त है कर्नाटक में, वो तभी बच पाएगी जब वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में 2 राज्य कम से कम उसके हिस्से में, अगर वो दोनों राज्य बचा ले, कम से कम वो बचा ले। अगर वो मध्य प्रदेश में गेन करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए चैलेंज है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बचा ले, जिसकी संभावना बहुत कम दिख रही है। क्योंकि कर्नाटक की तरह ये चाहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़े। सोचिए, बीजेपी टीडीपी के साथ गठबंधन चाहती है, जेडीएस के साथ गठबंधन चाहती है, यूपी में वो निषाद पार्टी हो, आम और अपना दल हो, उसके साथ गठबंधन में है। बीजेपी जैसी पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन में है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीएसपी या चंद्रशेखर आजाद पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करती है, ट्राइबल पार्टी के साथ, जैस के पास, तो फिर बड़ा फैक्टर होगा कि बीजेपी लीड लेती हुई दिखाई देगी। मैं फिर कह रहा हूं, 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें लगभग तय है कि अगर बीजेपी 3 राज्यों में जीत जाती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो फिर उसके लिए बड़ा मौका होगा। इन 3 राज्यों से वो बिहार और यूपी में होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकती हैं। महाराष्ट्र में उनको नुकसान होता दिख रहा है, कर्नाटक में उनको नुकसान होता दिख रहा है। नवीन पटनायक ने पत्ते नहीं खेले। लेकिन एक बात तो तय है
कि अगर विपक्षी एकता बनती है तो शेड्यूल कास्ट वोट और मुस्लिम्स वोट के लिए और ओबीसी का बड़ा तबका जो धीरे धीरे बीजेपी से नौकरी के नाम पर, रिजर्वेशन के नाम पर, जाति जनगणना के नाम पर हट रहा है, उसको अगर बीजेपी नहीं जोड़ पाएगी तो वो सिर्फ सवर्ण समाज के वोटों से तो सत्ता में नहीं आएगी। मुस्लिम समाज के लोग बिल्कुल नाराज है बीजेपी से, दलित समाज के लोग बीजेपी से बिल्कुल नाराज हैं, ओबीसी का आधा जो तो ओबीसी है जिसको अब सोशल जस्टिस और जाति जनगणना और ओबीसी आरक्षण समझ में आ रहा है, वो बीजेपी से नाराज हो रहे हैं। जिस तरह से उनकी नौकरियां खत्म हो रही है, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, तो सवाल है कि सिर्फ सवर्ण समाज के वोट से और आधे ओबीसी के वोट से तो बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी जो जेडीएस कर्नाटक में दिखे हैं। बीजेपी के पास हो सकता है कि 40 से 45% वोट बना रह जाए, लेकिन उसमें एड ऑन तभी होगा जब वो ओबीसी का पूरा वोट उसके पास जाए और शेड्यूल कास्ट का वोट जाए। मुस्लिम्स उसको वोट करेंगे नहीं, तो ये बड़ा फैक्टर है बीजेपी के लिए और बीजेपी को इस पर काम भी करना होगा। बीजेपी काम कर भी रही होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से पिछले 9 सालों में एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक हक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। अखिलेश यादव जाति जनगणना का मुद्दा चला रहे हैं, तेजस्वी यादव चला रहे हैं, नीतीश कुमार चला रहे हैं, स्टालिन जाति जनगणना का मुद्दा चला रहे हैं। जिस तरह से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया गया, जिस तरह से 27% रिजर्वेशन ओबीसी का लागू नहीं हो रहा है, जाति जनगणना नहीं करवाई जा रही है, तो ये तमाम मुद्दे हैं जो 2024 में बड़े फैक्टर होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, धर्म की राजनीति का 10 साल हो गया है, 2 बार बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, अब लगभग राम मंदिर बन गया है, मुद्दे खत्म हो रहे हैं। बीच बीच में थोड़े बहुत मुद्दे आते हैं, लेकिन जो ध्रुवीकरण का मसला है धर्म के नाम पर, वो भी फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है। बीजेपी एक बार फिर से अकाली दल के पास जाना चाहती है, टीडीपी के साथ जाना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जगन मोहन रेड्डी चुनाव से पहले तो बीजेपी के साथ नहीं दिखेंगे, कांग्रेस के साथ भी वो न दिखे, लेकिन बीजेपी के साथ भी नहीं दिखेंगे। मुकाबला वहां ट्रायंगुलर होगा और ट्रायंगुलर मुकाबले में जगन मोहन रेड्डी चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम और दलित जो है वो कांग्रेस के साथ जाएंगे इस आधार पे। वहीं तेलंगाना में ही हो सकता है, तो कांग्रेस के लिए बड़ा मौका है, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस ये बड़ा मौका दक्षिण भारत में अपने पक्ष में ला सकती है, लेकिन हिंदी पट्टी में उत्तर भारत में आपको तमाम रीजनल फोर्सेस के साथ आना पड़ेगा। मीटिंग में क्या होगा उस दिन? मीटिंग में लब्बो-लुआब यही है कि मीटिंग में यही फैसला होगा कि जो पार्टी जहां मजबूत है उसी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। जैसे पंजाब में कांग्रेस कुछ सीटों पर समझौता करे, आम आदमी पार्टी को आगे आने दे, दिल्ली में दोनों के बीच समझौता हो, और उसी तरह से यूपी में अखिलेश यादव मायावती एक साथ आती है तो सोने पे सुहागा होगा, या फिर अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। झारखंड में वो गठबंधन ऑलरेडी है, बिहार में वो गठबंधन ऑलरेडी है, और अगर जैसे उड़ीसा जैसे राज्य में जहां नवीन पटनायक है, बीजेपी है और कांग्रेस है, वैसे में अगर मुस्लिम, दलित और तमाम लिबरल वोट अगर कांग्रेस के पाले में जाएंगे तो वहां वोटों का बंटवारा ट्रायंगुलर होगा। नवीन पटनायक को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, कांग्रेस को फायदा हो सकता है। तो समीकरण जिस हिसाब से बन रहा है उससे तो साफ है कि 3 बड़े चुनाव हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वो बहुत चीज निर्धारित कर देगा। लेकिन पटना में जिस तरह से सारे विपक्षी नेताओं को एक साथ जिस तरह से देख रहे हैं, ये एक बड़ा मैसेज जाएगा। लेकिन सवाल वही आके अटकता है कि क्या विपक्ष के पास इस खबर को पहुंचाने के लिए कोई अपना तंत्र है? टीवी अखबार इसको बायकॉट करेगा, उस तरह से कवरेज नहीं होगी, इसकी लड़ाइयों को दिखाया जाएगा, लेकिन वो सोशल मीडिया की वजह से तमाम इस तरह की खबरें जो है वो सोशल मीडिया की वजह से रुक नहीं पा रही है। तो सोशल मीडिया सिरदर्द बना हुआ है और विपक्षियों के लिए एक बड़ा हथियार बना हुआ है। देखते हैं 23 तारीख को क्या फैसले होते हैं। 23 जून एक बड़ा दिन है जिस दिन तमाम विपक्षी दल जो हैं वो पटना में मिलने जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है आज की, और ये बड़ी कोशिश है। 23 जून को मीटिंग होगी पटना में और इसमें तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, ओवैसी क्या इस गठबंधन में आएंगे? मायावती जी क्या इस गठबंधन में आएंगी? नवीन पटनायक फिलहाल आने के मूड में नहीं है, जगन मोहन रेड्डी अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं, अकाली दल जो बीएसपी के गठबंधन में है, उसके बाद आपको बता दें कि टीडीपी और उसके बाद जेडीएस, ये तीनों से भाजपा की मीटिंग तो हुई है। लेकिन सवाल यही है कि 40% वोट जो है शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, मुस्लिम्स, इन तमाम वोटों के दबाव की वजह से कोई भी दल
सीधे सीधे बीजेपी से जुड़ने से बच रही है, क्योंकि ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं उनके हक अधिकार का बहुत हनन हो रहा है। वो बीजेपी से बहुत नाराज है। इसको बीजेपी कैसे डैमेज कंट्रोल करती है वो बड़ा सवाल होगा। तो आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है वो प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या 23 जून को जो विपक्षियों की बैठक हो रही है क्या वो 2024 में बीजेपी को हरा पाएंगे? शरद पवार ने एक दूसरी बात की, उन्होंने कहा है कि ऐसे लग रहा है कर्नाटक के बाद जैसे पब्लिक जो है उसमें लहर चल रही है बीजेपी विरोध की। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आप लोग को क्या लगता है, क्या 2023 में सारे विपक्षी दल एकजुट होंगे? सबसे बड़ा सवाल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।